हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने हरियाणवी संस्कृति को बचाने की कोशिश की और किस तरह से कोशिश आगे भी करते रहेंगे। रमेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार रोहित भाई, आपको भी और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और सभी सुनने वालों को हाथ जोड़ के राम राम प्रणाम। मतलब साहब, हर कलाकार दावा करता है कि हरियाणवी संस्कृति को हम उठा रहे हैं, हम ऊपर उठाने का, सरकार भी दावा करती है, कलाकार भी। क्या क्या ठेका ले रखा है, क्या कुछ है? और कहीं ना कहीं अगर बोलने में कुछ और दिखने में कुछ है। देखिए रोहित भाई, मैंने तो आज तक ये बात कही नहीं कि हरियाणवी संस्कृति हम ठान लग रहे हैं। हमारा काम है वो। बचपन से शौक था गाने लिखने का, और लिखते लिखते जब 24-25 साल की एज हो गई थी, उसके बाद दोस्तों के कहने से मार्केट में ट्राई करा तो चल गए। और चलने के बाद प्रोफेशनली जो राइटर हुआ अगर भाई अपने पैसे दो गाने लिखाओ, तो 2005 में मैं स्टार्ट हो गया था। तो मैंने सिर्फ मेरा काम करा, उस काम से अगर अपनी हरियाणवी बोली थोड़ी सी स्टैंडर्ड अप कर रही है तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। बाकी संस्कृति का ठेका ना तो मैंने लिया और ना मैं लेने की इतनी हिम्मत करता, क्योंकि हरियाणा और हरियाणवी में थोड़ा सा डिफरेंस है। हरियाणा के अपने 10 लोकसभा के क्षेत्र हैं, और अगर आप हरियाणवी की बात करोगे तो मेरे ख्याल में 30 से ऊपर लोकसभा के क्षेत्र अपने मिल जाएं। अपना जो पश्चिमी यूपी है, दक्षिणी दिल्ली है और उत्तरी राजस्थान का जो हिस्सा है वो लगभग हरियाणवी कलाकार भला है। और हरियाणवी आप यूपी में भी जाके देखोगे तो वहाँ हरियाणवी रागनी कंपटीशन लिखा जाता है, बॉलीवुड तक भी हरियाणवी पहुंच गई। हाँ, ये तो मैं दायरा बता रहा हूँ आपने कि जहाँ पे हरियाणवी बोली जाए और मतलब आदान प्रदान की जो विचारों की अभिव्यक्ति की जो बोली है वो हरियाणवी 30 से ऊपर लोकसभा का क्षेत्र है। तो हरियाणा और हरियाणवी दो अलग मुद्दे हैं। और मैंने जितना भी शुरुआत मेरी राजस्थान से हुई थी, मैं बताऊँ आपने कि पहला गाना ओलांडी कुर्ती वाला हिट हुआ। उसके बाद जब चेतक कंपनी पे गए तो वो कंटिन्यू राजस्थानी लिखवाया कर दे, मैं लिखाया करता, राजू भाई गाया कर दे। उसके बाद 2008 में हरियाणवी स्टार्ट करा तो हरियाणा के लोगों ने सिर माथे बिठा लिया। तो जहाँ हमको मौका मिला अपने आप को साबित करने की, आप देख रहे हो यो बाबा वाले भेष में कैसे क्या राज है जिसका आज शूटिंग पे है जी। और नवीन भाई ने वो गाना लिखा है और मनीषा जी ने बहुत ही अच्छा गाया। थोड़ा सा सूफियाना संगीत है, फ़कीरी से जुड़ा हुआ, तो वो फ़कीर वाले आज रोल में हूँ मैं। क्या कारण रहता है सूफिया गीत के कहीं ना कहीं कम व्यू हो पाते हैं, कम वो अप्रोच कर पाता है, और कहीं ना कहीं फूडपन वाले जो गाने हैं वो कहीं ना कहीं रात भर में मिलियन पहुंच जाते हैं? क्या कारण रहता है इनका, क्या मानते हैं आप? देखिए मैं बताऊँ आपने, जो अच्छे सभ्य जो गीत आते हैं उनके यहाँ पे 1000 में उसके व्यू आते हैं या उसके लाखों में आते हैं। उनको जितना सुनते हैं आप, अगर कमेंट रीड करोगे नीचे तो जितना सुनते हैं वो ओरिजिनल है सारे के सारे। और प्रॉपर आपने कन्वर साहब एक बात क्या करें, 60 बंदे देख लो मैनू, लेकिन प्रॉपर देख लो, मेन बात है ये। दूसरी बात, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना चलते या नहीं चलते हैं। कुछ गाने हम अपनी तरफ से बनाते मोस्टली क्या कि मनोरंजन का काम है हमारा। पहला फोकस मनोरंजन का होता है कलाकार का, चाहे वो कलम के थ्रू करे, वो बोल के करे या फिर एक्टिंग से करे। तो पहला का टारगेट है हमारा मनोरंजन का, और जो लोगों ने ऑल ओवर अच्छा लगता है वो लोग एक्सेप्ट कर ले हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे काम करते करते हिट हो गया, फलाना गाना दे दिया, धिकड़ा देवर भाभी का लिख दिया, मियाँ बीवी का लिख दिया, लिखते लिखते कहीं ना कहीं जब आत्मा कहती है कि थोड़ा सा आत्मा टू परमात्मा की बात हो जाए या सूफियाना हो जाए, थोड़ा शास्त्रीय हो जाए, तो इस चक्कर में एक आधा गाना बीच में हम बना लें। वो अपनी संतुष्टि के लिए हुआ है, वो लोग कितना पसंद करते हैं उससे भी हम संतुष्ट। मैं तो संतुष्ट हूँ भाई जी। ये आज जो आपने भेष बनाया हुआ है, तो क्या राम मिर्मला रियलिटी की जो लाइफ है उसमें भी कहीं ना कहीं साधु वाले जो तरीके होते हैं वो अपनाते हैं? ना, देखो मेरी जो ज़िंदगी है वह खुली किताब की तरह है। और रियल में तो मैं, आपने देखा भी होगा, मोस्टली मैं पिछले 5-6 साल से कुर्ते पजामे में ही हूँ, और लगभग हर कलर का मैं कुर्ता पजामा पहन लूँ। और रही बात गृहस्थी, जो अपने एक पुराने शास्त्रों में भी एक बात कही अपनी कथाओं में कि गृहस्थ भक्ति सबसे बड़ी है। तो घर की जिम्मेवारियां निभाते हुए थोड़ा सा है देसी सा बंदा हूँ। जैसा मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, मैं न्यू का न्यू खड़ा और न्यू का न्यू मैं स्टेज पर, मेरे में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपने कभी। तो ये कुदरती नेचर की बात है, कोई किसी के कहने से किसी का स्वभाव तो चेंज होता नहीं रहता भाई। तो जैसा मैं हूँ वैसा खुश भी हूँ, और वह लोग भी मैंने देख के वैसा ही खुश है। कई बार क्या होता है कलाकारों में, 1-2 गाना हिट हुआ, पीछे 20-20 बाउंसर, 20-20 गाड़ियाँ नेताओं के साथ भी नहीं होती। तो आपके साथ मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, स्टेज पे भी कहीं या फिर घर पे भी मैं मिला हूँ, पहले भी आपके इंटरव्यू की। क्या खास बात है और कलाकारों में और आप क्या फ़र्क देखते हैं? नहीं, मैं भी तो अपने जैसे हम 2 भाई हैं, दोनों के विचार अलग अलग हैं। वो अपने मिस्त्री वाला काम करता हूँ, मैं कलाकारी वाला करता हूँ। नहीं, कहीं ना कहीं डर होता है कुछ? नहीं, डर कुछ नहीं होता। रियल में क्या है कि
क्योंकि हमने कुछ बिगाड़ा तो है नहीं किसी का। दूसरी बात, हल्की फुल्की बीच में जैसे कंट्रोवर्सी जो चलती है उन लोगों का तो मैं मान भी लूँ भी, धमकी आ रही है तो डर भी होगा, और कुछ से स्टैंडर्ड अप खातर हुए है। और मैं अपना स्टैंडर्ड इसी भी मानता हूँ कि मैं पब्लिक के बीच में रहूँ, और पब्लिक के बीच से ही जाकर जब स्टेज पे जाऊँ तो मैंने मजा भी आया उस चीज़ का। ये तो और दूसरी बात रोहित भाई, किसी को अगर आप कहोगे कि आप एटीट्यूड कर लो तो कर नहीं सकता, किसी ने आप कहोगे कि आप एटीट्यूड छोड़ दो तो छोड़ नहीं सकता। ये नेचुरल है, ब्लड में होता है, अनुवांशिक है, और जैसा मैं हूँ वैसा रहूंगा, और जैसे दूसरे के लगा ना वैसे दूसरे रहेंगे। ये तो कहीं ना कहीं राम मेरा ने आज राजनेताओं वाली बात कर दी कि मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ। राजनेताओं के मुंह से कई बार ये राजनेता तो 5 साल में एक बार पब्लिक के बीच में है भाई, और हम तो हर रोज ना, बस इसी साल तो नहीं रह पाए, लॉकडाउन लग गया कोरोना की वजह से, थोड़ा से सार्वजनिक प्रोग्राम थे वो बंद हो गए। कोरोना काल कैसे बीता आपका? कोरोना काल घर पे बीता है मोस्टली, और कोरोना जब पहला लॉकडाउन जब था तब तो पूरा परिवार ही साथ में था। बाद में लॉकडाउन खोलने के बाद दोनों बेटे बाहर चले गए थे, तो लगभग उस दिन से लेकर के अब तक घर पे ही हुआ है। बस एक आधा बीच में रिकॉर्डिंग है, आज शूटिंग खातर जैसे आए, एक दिन पहले आए थे, तो हल्का फुल्का शूटिंग सेटिंग खातर बाहर, लेकिन प्रोग्राम वगैरह तो आपने पता ही बंद है, और जल्दी उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा खुल जाए, क्योंकि हम भी घुटे बैठे और लोग भी बांट देखे। जिस तरह से सरकार कोरोना काल में दावे करती थी, या फिर समाज से भी दावे करते थे कि हमने हर घर तक खर्चा पहुंचाया, खाना पहुंचाया, हर तरह आदमी की मदद की, कलाकारों तक कौन व्यक्ति कितना पहुंचा? देखिए रोहित भाई, हर कलाकार तो एक तो हिट नहीं होता मैं तो, और बहुत से ऐसे कलाकार हैं जैसे चल ठीक है मैं तो गंजा सिर करके बाहर लेकर जाऊँ, गंजा धरा मेरे मेला, तो हर कलाकार की फेस वैल्यू को नहीं होती। जैसे आप मेरे ही ग्रुप से, अब जैसे शूटिंग का ग्रुप अलग है, ऑडियो का अलग से है, स्टेज का अलग से, तो स्टेज के ऊपर जितने म्यूजिशियन थे या फिर जितने मेरे साथी कलाकार से, कोई भी घना वो नहीं है कि वो पैसे वैसे वाले हों, ये हों, सब गरीब तबके से के बच्चे हैं सारे के सारे। और दूसरी बात मैंने बताऊँ कि कोरोना काल के अंदर लगभग हर समाज सेवी ने या सरकार ने या गैर सरकारी संस्थाओं ने और अपना गुरुद्वारा साहिब ने और मंदिर मस्जिद की तरफ से जितना भी हो सके हर किसी ने किसी न किसी तबके खातर करा है, और किसी भी कलाकार के घर पे किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं गुजरी है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी, ज़रूरी नहीं कि हर कलाकार जो हिट है वही कलाकार है, बहुत से ऐसे कलाकार जिनको पब्लिक नहीं जानती, जो अपना थोड़ा बहुत में जैसे थोड़ा बहुत लोकल बजट में अपना घरेलू प्रोग्राम करते थे कलाकार, तो वो भी हैं। और ये प्रोग्राम बंद होने के बाद जब वो घर बैठे, हमने तो जैसे तैसे मेंटेन कर लिया कि लोगों के प्यार की वजह से जो भी था, लेकिन उन कलाकारों तक बहुत कुछ पूछना, लोगों ने ना तो पूछा ना कुछ उनके पास पहुंचा है। और हाँ ये बात अलग है कि कलाकारों ने एक दूसरे को मतलब हाँ अंडर अर्थ जिसने कहा, अगर बैकग्राउंड में अपना अंदर ही अंदर कर लिया हो हुआ तो कुछ करा नहीं हमने, तो जितना हो सका, जैसे मेरे नेटवर्क में अलग थे, केडी भाई के अलग थे, राजू भाई के अलग, तो जितना हो उसका हमने एक दूसरे को मेंटेन कर लिया। बाकी कोई सरकारी या गैर सरकारी कोई भी संस्था किसी भी हरियाणवी कलाकार के सपोर्ट के लिए किसी घरा हाल तक पूछने नहीं आई। कोरोना काल में सरकार ने, मेरा कहना है कि सरकार ने कोई हाल चाल नहीं जाना, लेकिन इलेक्शन जब आता है उस टाइम कलाकारों की भीड़ एकदम से दिखाई देती है। कहीं ना कहीं सरकार या फिर अन्य पार्टियां भी चुनाव प्रचार के लिए कलाकारों का क्या नाम है मदद लेती है, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? अब कोई मदद नहीं की और फिर वो मदद मांगने आते हैं, अभी कहीं ना कहीं बड़ौदा में उपचुनाव है, आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए रोहित भाई, क्या है मैं तो अपने कि देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हमारा काम है मनोरंजन करना, और जब इलेक्शन होता है, जब बड़ी रैलियां करनी होती है, और मेन नेता पता है ये हिंदुस्तान है मेरी जान, लेट ही आता है हमेशा। 3 बजे का टाइम देगा 5 बजे आओगा, 12 बजे का टाइम देगा 2 बजे आओगा, 2-2.5 घंटे लेट उनको होना ही होना होता है। और 2-2.5 घंटे तब तक चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, फिर लोगों का एंटरटेनमेंट करना, उनको वहाँ बांध के रखना ताकि लोग बोर ना हो। तो जैसे मैंने बताया कि मनोरंजन खातिर माने बोला, तो लगभग हर पार्टी के राजनेता हर कलाकार को बुलाता है। ये बात अलग है कि वो सिर्फ इलेक्शन तक ही याद रहे। हरियाणा सरकार का एक लोक कला परिषद भी है, लोक संपर्क विभाग भी है, तो उसके अंदर जो चुनिंदा लोग हैं उनकी तो केयरिंग हो जाती है, क्योंकि वो अंडर गवर्नमेंट होते हैं। उनमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो आपके कलाकार साथी हैं, उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई? देखो इस बारे में उनसे मेरी बात ना हुई आज तक कि हो सका उन्होंने कोशिश करी हो या नहीं करी, वो तो वो जानते हैं। लेकिन मैंने बताया कि जो लोकल कलाकार थे, मटका बजाने वाला, घड़ा बजाने वाला, अपना ढोलक बजाने वाला, पैड वाला, ऑर्गन वाला, बेंजू वाला, और या उनके साथ जो लीड में गाते थे, या जो बच्चे कोर्स पर जाया करते, या झांकियाँ लगाते थे, किसी का दरबार लगता था, और किसी का साउंड, एक साउंड के साथ कम से कम 5 बंदे चाहिएंगे, और एक कलाकार को कम से कम 4-5 म्यूजिशियन चाहिएंगे, उनके
उनके साथ 2-3 कोर्स वाले चाहिए, टंट वाला अलग से होगा, दरबार वाला अलग से होगा, झांकी वाला अलग से होगा। जब एक कलाकार किसी एक मंच पे खड़ा होता तो आप यकीन मान के चलिए कि वो 15 घरों के लिए कमा रहा होता वहाँ पे खड़ा हो गए। जैसे मैं मंच पे खड़ा होगा तो मैं सिर्फ मेरे, ये नहीं है कि जो आएगा वो मेरे पेट में जाना सारा का सारा, कम से कम 15 परिवार उस कलाकार के साथ जुड़े हुए हैं। मैं घर बैठा तो वो 15 के 15 मेरे विचार से पेट खाली थे, क्योंकि इस बारे में कलाकारों की जब बात होया करती हमारी, तो उस टाइम किसी ने संभाला नहीं, बात अलग है, लेकिन हमने मेंटेन कर लिया। अब तो धीरे धीरे खुल जाए, कोई बात नहीं। और रही आपने राजनेता की पूछी, तो वहाँ भी हमें मनोरंजन के लिए ही बुलाया जाता है, चाहे वो रैली हो, चाहे सभा हो, चाहे जगराता हो। जी, उन्हीं वही कलाकार उनका मनोरंजन करते हैं पब्लिक का, राजनेता की पब्लिसिटी कहीं ना कहीं करते हैं, और वही गाने उनके विवादित बन जाते हैं कई बार। पिछली बार अभी अन्नू काद्यान का और देव कुमार देवा का गाना निकर निकर कहीं विवादित बन गया था। पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं वो गाना विवाद के कारण छाया हुआ। तो रामवीर महला भी कहीं ना कहीं विवादित हो सकते हैं अब बड़ौदा उपचुनाव में। ना बड़ौदा उपचुनाव में मन विवादित होने की जरूरत नहीं है। मैं तो क्या करूँगा, एक बात सिंपल सी बात है, अगर मेरा गाना गलत लगता है तो आप केस डाल दो, या जो आपने करना कर लो। आप एक बात बताइए, जैसे आपने मैं वो बताया कि ऑब्जेक्शन हुआ था अनु जी के और देवा जी के गाने पे, पीछे किसी और गाने पे हो गया था, किसी ने अपना अमित सैनी पे केस दायर कर दिया था गाना गुना को लेके। आप एक बात बताइए रोज जी, कोई भी सरकारी गैर सरकारी संस्था या फिर वो बंदे जिनको गंदे गाने, गलत गानों, उनकी नज़र में गलत है, वो उनकी नज़र में जो गलत गानों से ऑब्जेक्शन है, क्या उन्होंने कभी अच्छे गाने वाले को या अच्छे लिखने वाले को कभी सम्मानित किया है? आप उस तरफ तो कंट्रोवर्सी उठा लेते हो। आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि थोड़ा से चटपटे गाने जल्दी चल जाते हैं, अब इतने वो स्लो चलते हैं। हमारा किसी भी गाने से आपत्ति होगी तो आप कंट्रोवर्सी खड़ी करने तैयार हो, आप कोर्ट में जाने खातर तैयार हो, लेकिन हमने जो अच्छा करा उसका मान सम्मान करने खातर था मेरे को नहीं आंदे भाई। वो सेम ही बात है। कोरोना तो नहीं हो गया? ना अपनी इम्यूनिटी ठीक है ना, गांव में रहता हूँ तो गांव का अपना देसी खाना पीने के हिसाब से लगभग गांव में मेरा गांव गुआड़ में कोई इस टाइप का केस आया भी नहीं, परमात्मा की मर्जी रही। क्योंकि टाइम से ही जो बाहर बंदे थे वो टाइम से ही उनको ला कर एकांत में रख के मेडिकल वगैरह करवा के फिर गांव में लाए थे। पूरी एहतियात जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश थे, अपने भाई सरपंच है गाँव में, तो जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सभी के सभी हमने पूरे गाँव ने पालन करा था उसका। फौजियों पे और एक किसानों पे एक दोनों गाने की दो लाइनें हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी। किसानों पे तो मैं बताऊँ, अपने में तो किसान हूँ, जैसे मैंने बताया था। एकदम से हाँ, मैं आपको रोकना चाहूँगा कि एकदम से जैसे किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, किसानों ने बिल का कहीं ना कहीं खिलाफत की। बब्बू मान ने जब तक समर्थन नहीं किया था किसानों का, तब तक कोई नहीं बोला। बब्बू मान का समर्थन करते ही अनेकों व्यक्तियों ने पोस्ट डाली कि हरियाणवी कलाकार कहाँ छिप गए, किसानों के साथ नहीं है। तो क्या राज है इस बात में, क्यों? आप रोहित भाई एक बात बताइए, देखिए ऑल ओवर इंडस्ट्री हर रोज नए बच्चे आ रहे हैं। आज तो मैं मेरे ख्याल में भी नहीं, जानता भी नहीं हूँ। तो कलाकार हर तरह की हर सोच के होते हैं। अब मेरे से लिए मैं M24 के चूतरे पे मैं और अजय हुड्डा भाई दोनों गए थे। तो आप जैसे पत्रकारों ने हमसे पूछा कि क्या आप किसान के समर्थन में आए, तो एक बात बताइए, मैं खुद खेती करता हूँ, मैंने जचा के पहले खेती भी करी है। और अब सी थोड़ा प्रोग्राम हो गया, कभी शूटिंग होगी, इस करके थोड़ी ढिलाई चल रही थी। अब की बार कोरोना में जमा खाली था तो जचा के खूब खेत में जोटा मारा है। मन ने किसान के समर्थन या ना समर्थन का कोई मुद्दा ही नहीं है मेरे विचार से, क्योंकि किसान जहाँ उठेगा, जहाँ किसान को लाठी लगेगी, वहाँ मेरे मेला को दर्द होगा। क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ, फौजी का लड़का हूँ। अब फौजी का दर्द और किसान का दर्द दोनों अच्छी तरह से मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं उसी परिवार की पैदाइश हूँ। और रही बात कलाकार कब सपोर्ट में नहीं आया, एक बात बताइए, मोस्टली कलाकार है वो धरती से ग्राउंड के लोग हैं और अपना लोकल काम धंधा करने वाले, वहीं से उठ के 95% मैं कहता हूँ कि उनका लंबा चौड़ा भी नहीं था, बेचारे जमा जीरो से उठ के आए। तो जहाँ किसान को लाठी लगती तो कलाकार को दर्द होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। क्योंकि हम किसानों के तो बेटे, किसानों के बच्चों ने ही तो हमें सुन के कलाकार बनाया। दिग्विजय चौटाला वाली बात होगी, किसानों को लाठी लगी तो देवीलाल को लाठी लगी। और ये देखो वो एक राजनीति वाला सिस्टम है। और राजनीति वाले क्या होते हैं, जैसे अब जो विरोध हो रहा है उन 3 जो कानून पास करे, अध्यादेश पास करे, उनका अब जो विरोध हो रहा है उसमें कांग्रेस विरोध कर रही है। अब जब कांग्रेस की राज थी तो बीजेपी वाले कपड़े निकाल के अर्धनग्न अवस्था में किसानों के साथ खड़े थे। और M24 के चूतरे से मन्ने भी और अजय भाई ने भी एक आवाज़ उठाई थी कि चलो आप सही हो तो सेंटर का एक बंदा आके किसानों को संतुष्ट कर दो, हम अपने घर चले जाए। मुँह लगा, चलो आपके कानून ठीक है मान लिया, आप किसानों को आगे एक बार संतुष्ट कर दो और मुँह रूबरू हो गए, भाई थारी खातर यो न्यू बनाया है, 5 किसानों राजी कर दो, बाकी आप ही उठ के गिल के ला जाएंगे।
जी। और यही आवाज़ हमने किसानों के लिए उठाई। और कलाकार, जैसे मैंने बताया, खुद किसानों के बच्चों ने ही हमें कलाकार बनाया। माने धीरू भाई अंबानी के बालक कौन सुन दे भाई, जी। ना बड़े ना सीएम, माला सीएम का तो कौन ही बाकी और मुख्यमंत्री तो बालक होंगे ना, वे सुन दे माने के किसाना के मजदूरों के बालका ने तो सुन के कलाकार बना रखे हैं। तो उनके लिए तो तत्पर पूरा हर कलाकार रहे रोहित भाई, इसमें को दोहरा ही नहीं है। हाँ कुछ है, कुछ खुल के, जैसे एक आदत पड़ी हुई थी कि रैली होगी तो बुकिंग होगी, फलाना हो गया तो बुकिंग होगी, तो कुछ आर्टिस्टों को आदत है प्रोफेशनली जान की। लेकिन वो कलाकार भी, जैसे पीछे आरक्षण चला था, जाट आरक्षण, तो लगभग मैंने हर 2-3 धरने मेरे बच गए थे, कसवाड़ा, केथड़वा, दादरी वाला, वैसे जसिए से लेकर सरसा तक जितने धरने थे मैंने हर धरना अटेंड करा। और सभी जितनी मेरी कौम बैठी थी रोड के ऊपर, तो सभी से एक अपील खातर जाया करता मैं कि पिछली बार की तरह हमारे माथे पे कलंक नहीं लगना चाहिए, हम शांति के साथ बैठेंगे और कोई उपद्रव नहीं करेंगे। और शहीद उद्यमीराम नंबरदार जो सोनीपत के जाट थे अपने, उन्हें 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए, मैं उनका उदाहरण दे के आता था। एक रागनी भी बनाई थी उसके ऊपर कि वो 37 दिन तक किलों के सारे लटका रहा, तो आपने तो बैठना है वो कब्र के। तो शांति अपील के लिए, क्योंकि मेरी वो पूरी अगर मेरी कौम रोड पे बैठी है तो रामन मेला घर नहीं बैठ सकता। आज किसान कौम से मैं हूँ, तो जब किसान रोड पे आ रहे हैं तो रामन मेला कैसे घर बैठेगा। तो जहाँ भी मेरे को मौका मिलता है और जहाँ जिस भी मतलब, जैसे किसान यूनियन के साथ पदाधिकारी हैं उनके साथ भी हमारा जुड़ाव है, खूब सुथरी राम रमी है। जहाँ किसान यूनियन का आज तक जो भी आदेश आया, आप किसान यूनियन के जो बंदे मेरे को जानते हैं आप उनसे पूछ के देख लेना, जहाँ भी किसान यूनियन का ऑर्डर आया हम वहाँ पे एक टांग के तान खड़े होने तैयार हैं, सदा से ये रहे हैं। और किसान ने अपना, पीछे हमारे एक पड़ोसी गाँव है बड़ा गणपुरा गाँव, गणपुरा कला, तो वहाँ पे किसी एक किसान के खेत में आग लग गई थी, आपको याद हो, न्यूज़ वगैरह पे भी आई थी। तो उस किसान की सपोर्ट के लिए अब जैसे मेरे बाहर जितने नेटवर्क हैं, जैसे कुछ गैर सरकारी संस्थाएं हैं या फिर जो अपना ये अपने जो समाज सेवी लोग हैं, उन समाज सेवियों को बुलाया उनकी हेल्प के लिए। अपना वहाँ से उनका हल्का लगता है अपना नलवा हल्का से डिप्टी सीपी के रणबीर गंगवा जी से अनुमति की, उनसे भी जाके प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे हो गया। तो वो भी उनके ट्रैक्टर भी जल गया था, वो लड़का भी बुरी तरह जल गया था, वो तो परमात्मा की दया रही कि वो बच गया। तो डिप्टी स्पीकर को भी हमने बुला के दिया उनके खेत में, उनका मुआयना करवाया, डीसी साहब के पास उन्होंने उसकी रिपोर्ट भिजवाई। वो एक किसान के खेत में आग लगी थी, अगर गांव के 50 बंदे घर बैठे तो रामन मेला बैठे रहना बिल्कुल है ना। लेकिन जब तक वो किसान सेटिस्फाई नहीं हुआ कि उसकी बारी सपोर्ट किसान यूनियन तक वहाँ पहुँची थी, तो किसान सभा भी पहुँची थी, तो जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हुआ कि मेरा जितना नुकसान हुआ उतना मेरा कवर हो गया, तब तक मैं हर रोज़ मतलब मेरे से 3-4 किलोमीटर लगा करता वो। तो वो दर्द मेरे था ना, क्योंकि मेरे को पता है किसान की अगर खड़ी फसल में आग लग जाती है, दैट्स ए नॉट ए मैटर उसका ब्यूथ कितना है, लेकिन खड़ी फसल पे आग लगाने का मतलब है कि वो किसान के कालजे पे पैर रखा गया। क्योंकि साड़ी बोने के लिए सामने की जरूरत होती है, सामने बोने खातिर साड़ी की जरूरत पड़े। अगर सामने जल गई तो साड़ी बोएगा कहाँ से, आधा खर्चा तो साड़ी तू सामने चल रहा है भाई। तो इन चीज़ों से भुगता निकला हुआ हूँ मैं। तो ये मेरे विचार से तो कोई बड़ा मुद्दा है नहीं कि जहाँ मैंने बताया, जहाँ जैसे 1-2 उदाहरण दिए, पीछे आरक्षण वाला दिया था, अब किसानों वाला है। और जहाँ जहाँ किसान यूनियन के जो पदाधिकारी जब भी ऑर्डर करते हैं, जैसे पीछे एक शहीद की प्रतिमा का नामकरण करना था, किसान यूनियन की तरफ से प्रबंध किया गया शहीद की सुहागन, हाँ उसी गाने पे हमने बनाया था। तो उस टाइम मैं और केडी गए थे। और ये नहीं है कि हम जमा प्योर प्रोफेशनल बंदा कि जहाँ जाते हैं, जैसे मंदिर के प्रोग्राम है, डेरे के प्रोग्राम है, आज भी डेरे में खड़ा हूँ, गौशाला के प्रोग्राम है। हमारा प्रोफेशन वो है कि अपने एक डॉक्टर के वो टेबल पे वो लिखा हुआ था, कोई स्टेटस लिखा हुआ, तो वो मैंने पढ़ा था एक बार कि ये मेरा भाग्य की विडंबना है कि मेरी आजीविका किसी की बीमारी पे टिकी हुई है। भाई कोई बीमार होगा तब मेरा, मतलब ये अपना अमित जी सुविधा हॉस्पिटल वाले, उनके वाले लिखा था कि ये मेरी भाग्य की विडंबना है कि मेरी आजीविका दूसरे की बीमारी पर टिकी हुई है, लेकिन परमात्मा मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं सामने वाले को संतुष्ट कर सकूं, उसने राज्य रख सकूं, उसकी काया ठीक कर सकूं। तो वही बात ये भाई एक भाग्य की विडंबना है कि मंदिर के, डेरा के, गौशाला के प्रोग्राम में माने बुला के वो लोग वहाँ चंदा देते हैं, उल्टा हमें लेना पड़ता है। लेकिन परमात्मा से यही प्रार्थना कि हमें इतनी सतबुद्धि दे और इतने सात्विक विचार दे, कम से कम इन धार्मिक स्थलों का हम मर्यादित तरीके से रहें और इनकी मर्यादा बना के रखें और
ये कोशिश भी है शहीद की सुहागन की लाइन शहीद की सुहागन विनू भाई सुनाएंगे आपको मेरे से। हमारे साथ शहीद की सुहागन जिन्होंने गाना गाया, रामेर मैला जी ने लिखा था, विनू गौड हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे शहीद की सुहागन गाने की उस दिन बहुत रोया था गाना गाया जी, रामेर जी ने बताया कि आंखों में आंसू आ गए थे, भावुक हो गए थे, वो बच्चे की तरह रोए थे वो, जी, वैसे भी पूरी फीलिंग के साथ कहीं ना कहीं हम विनू जी बस वो ज़्यादा गाया नहीं जाता मेरे से, मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने दर्शकों से। वैसे थोड़ी 2 लाइन में कोशिश करूँगा सुना सकूँ। जी हो मैं सुख दुख पाके जी लूंगी, हो मैं सुख दुख पाके जी लूंगी, ओ देश राजी रहियो, मैं शहीद की सुहागन सू कोई विधवा ना कहियो, मैं शहीद की सुहागन सू कोई विधवा ना कहियो। विनू जी, जाते जाते दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश है भाई, बीमारी सी चल रही है, बच के रहो, मास्क लगाया करो। और दोस्तों बहुत जल्द इससे निदान भी पालेंगे अगर सारे बढ़िया तरीके से चलते रहे तो। और दोस्तों मिलजुल के रहो भाई, प्यार बना के रखो आपस में, भाईचारा बहुत ज़रूरी है। खिंडो ना, इकट्ठे रहो सारे, कोई हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे भाई प्यार से। कोरोना खत्म होना है, को याद कर लियो। और कोरोना खत्म होने प्रोग्राम पक्के करा लिए भाई। अब तो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, अब तो कहीं ना कहीं हो गए होंगे। नहीं देखो जी, अभी वो एक ना देखो, एक उस ऐसी ऑडियंस की आदत पड़ गई कि वो सामने से एक बार हम एक लाइन बोले, सामने से वो रिपीट करे हमारे साथ, फिर वो खुद एंजॉय करे। अब देखो जागरण है जो भी है वो मर्यादित तरीके से करना पड़ता है, तो उसमें ऐसे है अभी हम ज़्यादा वो नहीं कर पाते, लेकिन अच्छी कोशिश करते हैं भाई। बस ये जल्दी ये शो खुल जाए और आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत ऐसे ही मिलते रहे तो भगवान की दया से और भी अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे आपको। जयराम जयराम जी। ये थे हरियाणवी कलाकार विनू गौड और हरियाणा के सुप्रसिद्ध लेखक रामेर मैला, जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति के बारे में हमारे दर्शकों को कहीं ना कहीं अच्छी बातें बताई हैं। और विनू गौड ने शहीद की सुहागन इतने भावुक तरीके से गाया कि इनकी आंखों में, इन्होंने बताया कि स्टूडियो में गाते गाते भी आंसू आ गए थे, 7 बार ये कहीं ना कहीं रोए थे। जी, शहीद का नाम आते तो कहीं ना कहीं हम भी भावुक हो जाते हैं, लेकिन जी जिस तरह से रामेर मैला ने और विनू गौड ने अपनी बातें रखी, उस तरह से नहीं लगता कि हरियाणा कहीं ना